मोदी बुधवार 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बुधवार को मोदी कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट आधुनिक तकनीकों का शानदार उदाहरण है और राज्य के विकास के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर में आयोजित एक बड़े समारोह में भी हिस्सा लेंगे। कुशीनगर में ही प्रधानमंत्री कुछ और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोरोना टीकाकरण को लेकर 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत अब महज एक कदम दूर है। मंगलवार शाम तक देश में कुल टीकाकरण 99 करोड़ पार हो चुका है, जिसके बाद अब लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 करोड़ टीकाकरण की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि बुधवार शाम तक भारत यह लक्ष्य बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकता है, जिसके साथ ही दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाला भारत एकमात्र देश बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक देश में कोरोना टीकाकरण 99 करोड़ पार कर चुका है। इसमें से करीब 29 करोड़ लोग दोनों खुराकें लेकर टीकाकरण पूरा कर चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन का भंडार भी 10.42 करोड़ तक पहुंच गया है। देश में 67,000 से भी ज़्यादा केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण चल रहा है। बता दें, देश में करीब 231 दिन बाद लगातार दूसरे दिन 13,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पिछले एक दिन में संक्रमण के 13,058 नए मामले सामने आए हैं और 164 लोगों की मौत हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को में बुधवार को मॉस्को फार्मोट की तीसरी बैठक हो रही है, जिसको रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव संबोधित करेंगे। इसमें 10 देशों के शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं, जिसमें से एक भारत भी है। तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भी इस बैठक में शामिल होगा। मॉस्को फोरम के तहत होने वाली यह बैठक अफगानिस्तान के हालात और तालिबान को लेकर काफी खास है। इसमें अफगानिस्तान की राजनीतिक और सैन्य हालातों पर बातचीत होगी, जिसमें अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर दी जाने वाली मदद पर विचार होगा। अफगानिस्तान ने सरकार बनाने के बाद ये पहला ऐसा मंच है जहां पर तालिबान एक साथ 10 देशों के सामने अपने विचार रखेगा। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल से तनाव के बीच चीनी सेना की अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सरहद के भीतरी हिस्से में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली है। पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने बताया कि चीन की PLA के सालाना परीक्षण कार्यक्रम में भी इस बार गतिविधियां बढ़ी हैं। उनके सैनिकों को सीमावर्ती भीतरी इलाके में तैनात किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने यह भी बताया कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट बुनियादी ढांचे का विकास कर रहे हैं। इससे कुछ विवाद पैदा होते रहते हैं। वहीं इसी बीच सैन्य तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। चीन की ओर से पूर्वी उत्तर भारत में भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की कोशिशों से भी भारत में चिंता है। चीन भूटान में दशकों पुराने सीमा विवाद पर हुए समझौते पर सीधा कुछ न कहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ने उम्मीद जताई कि यह समझौता सरकारी अधिकारियों की नज़र में होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को आधी रात तक खोलने की इजाज़त दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने मंगलवार को इससे जुड़े आदेश जारी किए। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी। इसमें अधिकारियों को रेस्टोरेंट और दुकानों के काम करने के घंटे बढ़ाने से जुड़ी गाइडलाइंस तैयार करने के लिए कहा गया था। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया, सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को मध्य रात्रि 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है और अन्य प्रतिष्ठान जिन्हें संचालन की अनुमति दी गई है वे रात 11 बजे तक संचालन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने पहले ही कोरोना केसों की घटती संख्या को देखते हुए 22 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क, सिनेमा घरों,
और नाटकीय मंचों को खोलने की भी इजाज़त दे दी। हालांकि मनोरंजन पार्क में वाटर राइड्स की अनुमति अभी नहीं दी गई है। बता दें, महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 1485 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 17 महीने में सबसे कम है। संक्रमण से 27 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़कर 65,93,182 और 1,39,816 हो गई। महाराष्ट्र में 28,008 मरीजों का उपचार चल रहा है। कांग्रेस की ओर से यूपी के विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 40% टिकट दिए जाने की घोषणा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो इनके अच्छे दिन होते हैं, तो इनको दलितों, पिछड़ों और महिलाएं याद नहीं आती, लेकिन अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई हैं और उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नौटंकी है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी ही वाजिब और ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने सदन और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ और करना कुछ, जो इनकी नीयत और नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी और देश में महिलाओं की आधी आबादी है। इनका हित और कल्याण ही नहीं बल्कि इनकी सुरक्षा, आदर, सम्मान के प्रति ठोस और ईमानदार प्रयास, सतत प्रतिक्रिया, जिसके प्रति मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी है, जो कांग्रेस और भाजपा में देखने को नहीं मिलती है, जबकि बीएसपी ने ऐसे करके दिखा दिया है। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा में खुद चुनाव लड़ने पर कहा कि अभी इसका निर्णय नहीं लिया गया। राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी है कि वह मानदंडों का पालन करते हुए विकास कार्य करें। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की टीम ने अभी तक 1105 निर्माण स्थलों का दौरा किया है। 286 स्थलों पर अधिनियमता मिलने पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गोपाल राय के मुताबिक डीपीसीसी से हर दिन कार्रवाई रिपोर्ट तलब की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर सख्ती की जाएगी। इससे पहले दिल्ली सरकार धूल के खिलाफ 7 अक्टूबर से अभियान चला रही है। इसमें निर्माण स्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एजेंसी को इंतजाम करना है कि निर्माण स्थलों पर धूल न उड़ पाए। नियमों के पालन सुनिश्चित करवाने के लिए दिल्ली सरकार की टीम निर्माण स्थलों पर दौरा कर रही है। अभी तक 1105 निर्माण स्थलों की निगरानी की गई। इनमें से मानदंडों को तोड़ने पर 286 निर्माण स्थलों पर करीब 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली के लोगों की सांसों पर वायु प्रदूषण का जो संकट आने की संभावना है, उससे उन्हें बचाने के लिए एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। एजेंसियां निर्माण कार्य से जुड़ी सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि नियम से काम करें। इसके लिए सघन निगरानी चल रही है। सभी टीमों से हर दिन की रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। द्वारका इलाके में एक ही रात में लूटपाट की 4 वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच सोमवार देर रात मुठभेड़ हो गई। कार सवार बदमाशों ने रोकने पर जिले की वाहन चोरी निरोधक दस्ते की टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गए। दोनों बदमाशों को पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बदमाशों के निशानदेही पर वारदात में शामिल एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया तीसरा बदमाश दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी रह चुका है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्तौल, कारतूस, 4 मोबाइल फोन और चोरी की गई एक सेंट्रो कार बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने बताया कि घायल बदमाशों की पहचान
सचिन और बबलू के रूप में हुई, जबकि तीसरे बदमाश की पहचान विशाल के रूप में हुई है। 11 अक्टूबर की रात सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने द्वारका के अलग अलग थाने इलाके में लूटपाट की 4 वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए निरीक्षक कमलेश कुमार के नेतृत्व पुलिस टीम को बदमाशों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम ने वारदात वाली जगह पर लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला, जिसमें पुलिस को पता चला कि सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही करीब 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ भी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के 5वें दिन मंगलवार को भगवान नरसिंह की चौथी जलेब निकाली। ढोल नगाड़ों और वाद्य यंत्रों सहित निकाली जलेब में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। 1 किलोमीटर की परिधि तक निकलने वाली जलेब का शुभारंभ ढालपुर स्थित राजा की चनाड़ी से हुआ। भव्य जलेब यात्रा उपायुक्त कार्यालय, जिला अस्पताल और कला केंद्र होकर शाही अंदाज में निकली। अलौकिक और आकर्षण जलेब में जिला कुल्लू के ब्रह्मसराज आनी के 5 देवताओं ने शोभा बढ़ाई। इस दौरान देवताओं के देवालुओं के साथ महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। ढोल नगाल, करनाल, नरसिंगों और शहनाइयों की स्वर लहरियों के बीच देवरथों के साथ देवता के सैकड़ों करकून, हरियाणों और देवालू पहाड़ी गीतों पर जमकर नाचे। जलेब यात्रा में सबसे आगे भगवान नरसिंह की घोड़ी और पीछे देवताओं के रथ भगवान रघुनाथ के छड़बीदार माहेश्वर सिंह पालकी में सवार थे। शाही जलेब यात्रा में देवता खुड़ीजल, व्यास ऋषि, कोट पझारी, टक्सी नाग और चेत्रु नाग के साथ उनके सैकड़ों देवालुओं ने भी भाग लिया। दशहरा उत्सव की अंतिम जलेब दशहरा उत्सव के 6ठे दिन मोहाल के बाद निकली। देवता खुड़ीजल के कारदार शेर सिंह ठाकुर, कारदार भागेराम राणा, कारदार इंद्र सिंह और पुजारी रूपलाल शर्मा ने कहा कि ब्रह्मसराज के देवता हर साल दशहरे की जलेब में भाग लेते हैं। सदियों पुरानी चल रही परंपरा का निर्वाह किया जाता है। जलेब के मध्य में ढालपुर में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश बर्फबारी के बाद मंगलवार सुबह से मौसम खुल गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 23 अक्टूबर तक कुछ भागों को छोड़कर अन्य में मौसम साफ रहने के पूर्वानुमान जताया है। मनाली ले काजाग्राम्फू किन्नौर में NH5 और 34 संपर्क मार्ग अभी भी बाधित चल रहे हैं। उधर जनजातीय जिले किन्नौर में 2 दिन की बर्फबारी से सेब और अन्य नकदी फसलों को करोड़ों की क्षति हुई है। सेब की फसल झड़ गई है, साथ ही कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, जबकि अधिकतरों की टहनियां टूट गई हैं। बर्फबारी से रक्षम, खरोगाला सहित अधिकांश ऊंचे क्षेत्रों में सेब सहित नकदी फसलों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बर्फबारी के चलते सेब तुड़ान का कार्य भी प्रभावित हुआ है। अभी तक जिले में 16,39,000 सेब की पेटियां ही देश के विभिन्न मंडियों में पहुंच पाई हैं। जिले से अभी भी करीब 10 लाख पेटियां सेब मंडियों में भेजी जानी हैं। मौसम साफ रहने से किसानों को धान की कटाई करने का मौका मिल पाएगा। 22 और 23 अक्टूबर को मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावनाएं हैं। बता दें, बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। इससे जनजातीय भागों में शीतलहर बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वह अपने अपने घरों में ही रहें। इलाकों की दुकानें बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही इस संबंध में मस्जिद से भी अपील की जा रही है। सूचना है कि पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात बरतते हुए जल्द खत्म करने की रणनीति के तहत यह कदम उठाया गया है।
कुछ ही देर पहले सेना प्रमुख यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि नरवेड़ा आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने के आदेश दे सकते हैं। सोमवार को भाटा डूडिया जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच सेना ने 2 बड़े धमाके किए थे। ये धमाके आईईडी लगाकर किए गए। बताया जा रहा है कि सेना को आतंकियों के ठिकाने मिले थे, जिन्हें धमाके से उड़ाया गया। साथ ही सेना ने घेराबंदी को कड़ा कर दिया है, लेकिन घना जंगल होने की वजह से सेना का ऑपरेशन दर कदम आगे बढ़ रहा है। पुंछ में भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन हैं। पहाड़ की ढलान पर घना जंगल है, बीच में नाले भी हैं। ऐसी परिस्थिति में पूरी एहतियात के साथ ही ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में महिला सैनिकों की तैनाती शुरू हो गई है। मंगलवार को श्रीनगर के लाल चौक पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की महिला सैनिकों की तैनाती की गई है। पिछले 1 महीने में हुई 11 गैर कश्मीरियों की हत्या के बाद कश्मीर में सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए जाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार बिहारियों की हत्या की जा रही है, उसके बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियां तक इस घटना पर अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में रह रहे बिहारियों के लिए मुफ्त में AK-47 राइफल देने की मांग कर दी। ज्ञानू ने इस बयान के पीछे तर्क दिया कि इससे बिहारी अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। सोमवार को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा था कि 15 दिन के लिए कश्मीर को बिहारियों के हवाले कर दें। 1 महीने पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी धमाका किया है। कैप्टन ने साफ कर दिया है कि वह पंजाब में नई पार्टी बनाएंगे और उसी के जरिए 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन होगा। अमरिंदर ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया कि दिल्ली में सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही एक प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसमें केंद्र सरकार किसानों से बात करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून का मसला हल होने के बाद ही वे बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। साथ ही अमरिंदर ने कहा कि उनका फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना और पंजाब में सरकार बनाने पर रहेगा। भाजपा से किस तरह के वैचारिक दिक्कतों के मामले में अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह पंजाब के साथ खड़े हैं। उनके लिए पंजाब के हित ही सबसे ऊपर है। बता दें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद यह पहली दफ़ा है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासत में अपनी प्लानिंग पर खुलकर बातें की हैं। 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वह कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन नहीं करने की बात कह चुके हैं।